everyone and welcome to eSky GK in Shorts. So let us begin with our today's analysis. So our first news is about China's recent infrastructure developments. So अभी ये डिस्कवर किया गया है कि चाइना ने रिसेंटली कुछ नए रोपवेज एंड रोड्स डेवलप की है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो अब ये न्यूज़ हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि चाइना ने ये रोपवेज इंडिया, भूटान एंड चाइना के ट्राई जंक्शन पे डेवलप की है। ट्राई जंक्शन वो जगह होती है जहाँ पे तीनों कंट्रीज़ का एक कॉमन पॉइंट मिल रहा हो। चाइना, इंडिया एंड भूटान का कॉमन पॉइंट ये डेक्कन प्लेट्यू है और इसी पे चाइना ने रिसेंटली रोपवे सेटअप किया है। डेक्कन प्लेट्यू के टोरसा नाला रीजन में ये रोड्स एंड रोपवे सेटअप किया गया है। रोपवे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट का तरीका होता है, ये रोपवे कहलाता है। तो ये मैटर कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो डोकम प्लेट्यू जो है वो अपने आप में कंट्रोवर्शियल प्लेस है। ये वही रीजन है जहाँ पे 2017 में इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था, जो कि 73 डेज़ चला था। इस स्टैंड ऑफ का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डोकाला स्टैंड ऑफ है, ये भूटान है, ये सिक्किम रीजन है एंड देन इट इज़ चाइना। तो 2017 में चाइना ने इस रीजन में अपनी रोड कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की थी, जिसको भूटान ने अपोज किया था। भूटान के अकॉर्डिंग ये रीजन भूटान का पार्ट है, जबकि चाइना भी इस रीजन पे अपना क्लेम करता है। उस टाइम पे इवन अभी भी इंडिया के भूटान के साथ अच्छे रिलेशन है। तो उस लड़ाई में इंडियन मिलिट्री ने सिक्किम से जा कर के भूटान को सपोर्ट किया था और तब इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच में फाइट हुई थी और अल्टीमेटली दोनों आर्मीज़ बैक ऑफ हो गई थी और तब 73 डेज़ का स्टैंड ऑफ हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में। सो अब यहाँ पर अगर उन्होंने अपनी रोड्स और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की कोशिश की है, सो इट इज़ डेफिनेटली अ कंट्रोवर्शियल इशू, क्योंकि रिसेंटली भी अरुणाचल में, मतलब कि ईस्टर्न पार्ट में कुछ ट्रांसग्रेशन का मुद्दा उठा है। अब यांगसे इनग्रेस पॉइंट की बात करें तो इनग्रेस एंड ट्रांसग्रेस दो वर्ड्स होते हैं। इनग्रेस का मतलब होता है कि अगर आप राइटफुली किसी एरिया में एंटर करते हैं, सो दैट इज़ इनग्रेस। बट अगर आप बिना परमिशन के किसी एरिया में जाने की कोशिश करते हैं, किसी और टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ ट्रांसग्रेस। तो रिसेंटली तो चाइना ने एंटर करने की कोशिश की थी, अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ क्लेम, वो ट्रांसग्रेशन था। बट इनग्रेस परमिशन से पेट्रोलिंग होती है। जैसे अगर दो कंट्रीज़ का बॉर्डर है तो उस बॉर्डर में दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्री को उस बॉर्डर पे पेट्रोलिंग का राइट होता है और कितने एरिया तक वो अंदर जा सकते हैं वो दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स मिलकर डिसाइड करती है। जैसे कि चाइना यांगसे एरिया में साल में 2-3 बार पेट्रोलिंग करती है और 30 to 35 किलोमीटर है ये एरिया तावांग रीजन के। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज़। सो अब इस ग्राफ में देखें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी दिखाया गया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में जानना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बेसिकली वेस्ट बंगाल का लैंड है। ये 20 to 20 किलोमीटर का लैंड इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इतना सा जो रीजन है, ये पूरे के पूरे इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ज्वाइन करता है। अब थोड़ी सी बात हम इंडिया चाइना बॉर्डर की भी कर लेते हैं। इंडिया चाइना का टोटल बॉर्डर डिस्टेंस 3488 किलोमीटर है। ये 3 पार्ट्स में है। हेयर इज़ द ईस्टर्न पार्ट, देन सेंट्रल सेक्टर, देन वेस्टर्न सेक्टर। रिसेंटली चाइना जो है वो ईस्टर्न सेक्टर को अटैक करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज हेयर यहीं पे LAC है, अरुणाचल प्रदेश, देन यहाँ पे सिक्किम, भूटान और चाइना के बीच में यहाँ पे वो डोकाला स्टैंड ऑफ हुआ था एंड ये डोकलम प्लेट्यू यहीं पे है और ये इसी वाले रीजन में वो रोपवेज एंड रोड्स बनाने की बात हुई है। एंड देन हेयर इज़ द वेस्टर्न सेक्टर। इसमें नीचे हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड है, जहाँ के बॉर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऊपर का पार्ट कंट्रोवर्शियल है क्योंकि 1962 वॉर में ये रीजन जो है, अक्साई रीजन, चिन रीजन के नाम से जो अब जाना जाता है, वो इनिशियली लद्दाख का पार्ट था। बट 1962 वॉर के टाइम पे चाइना ने इलीगली इस रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया था। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द फेमस यूनिफॉर्म सिविल कोड।
सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जान लेते हैं. सो एज़ पर द नेम सजेस्ट, यूनिफॉर्मिटी लाना चाहता है कोड. यूनिफॉर्मिटी मतलब हर सिटीज़न के लिए एक इक्वल राइट्स, इक्वल लॉज, इक्वल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होने चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रीजन. सो बेसिकली ये हर एक कम्युनिटी के पर्सनल लॉज पे भी एप्लीकेबल है. यूनिफॉर्म सिविल कोड के अकॉर्डिंग हर एक इंडियन सिटीज़न के पर्सनल लॉज सेम होने चाहिए इर्रिस्पेक्टिव उनका रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एट्सेट्रा. बट ये मैटर कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ही आर्टिकल 25 से 28 रिलीजियस फ्रीडम गारंटी करते हैं. बट वहीं पे आर्टिकल 44 ये इंडिकेट करता है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए. दैट इज़ हर एक इंडियन सिटीज़न के लिए कॉमन लॉ होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैरिज लॉ, डाइवोर्स लॉज या फिर इस तरह के पर्सनल लॉज जो अक्सर इंसान के रिलीजन पे डिपेंड करते हैं, वो सारे रिलीजन्स अलग अलग बनाते हैं. हर एक कम्युनिटी, हर एक स्टेट के अलग लॉज होते हैं. फॉर एग्जांपल मुस्लिम लॉज डिफरेंट होते हैं, हिंदू लॉज डिफरेंस होते हैं, क्रिश्चियन लॉज डिफरेंट होते हैं. बट उसकी वजह से कभी कभी नॉन यूनिफॉर्मिटी आती है, तो उस नॉन यूनिफॉर्मिटी को यूनिफॉर्म करने के लिए ये लॉ है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिस्पेक्ट में है. देन आर्टिकल 25 से 28 रिलीजियस फ्रीडम के रिस्पेक्ट में है. सो अब न्यूज़ में क्या है ये देख लेते हैं. न्यूज़ में के अकॉर्डिंग जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके एक मेंबर जॉन ब्रिटिस ने सेंटर को टॉन्ट किया है कि काफ़ी सारे स्टेट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाह रहे हैं. तो उस पर सेंटर का क्या रिस्पॉन्स है, तो उस पर हमारे लॉ मिनिस्टर मिस्टर रिजिजू ने कोट किया है कि आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 ये एंडेवर प्रोवाइड करता है सारे स्टेट्स के लिए कि सारे स्टेट्स कोशिश करें इंडिया में या अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की. एंड दैट इज़ नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले उत्तराखंड ने, हमारे इंडिया में सबसे पहले उत्तराखंड ने पैनल बनाया था यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए. उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट की है ऐसा पैनल बनाने की. देन हिमाचल प्रदेश के एक पार्टी का मैनिफेस्टो भी है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना. एंड देन मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने भी एक कमेटी में कहा है कि वो जल्दी ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की के तरफ प्रोसीड करेंगे. सो दिस वाज. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द महाराष्ट्र एंड तेलंगाना's बॉर्डर डिस्प्यूट. सो हम पहले डिस्प्यूट की बात कर लेते हैं. 1956 से महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है कि ये 80 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया एक्चुअल में किस स्टेट के अंडर आता है, और वो केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है. तो अब जब तेलंगाना फॉर्म हुआ तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट तेलंगाना एंड महाराष्ट्र के बीच में आ गया है. तो इस बॉर्डर पे अराउंड 14 विलेजेस पड़ते हैं. सो अभी क्या है कि ये 14 विलेजेस दोनों बॉर्डरिंग स्टेट पे पड़ते हैं और इन 14 विलेजेस पे दोनों स्टेट्स का क्लेम है. इन विलेजेस के 2 ड्यूअल राशन कार्ड है एंड ड्यूअल वोटर कार्ड है और दोनों स्टेट की सिटीजनशिप है इनके पास. सो इन विलेजेस ने अभी अभी ऐसा डिमांड किया है कि ये तेलंगाना का पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कुछ स्कीम्स लाई हैं, जैसे कि रायतू बंधु, दलित बंधु, रायतू बीमा एंड फ्री पावर सप्लाई टू फार्मर्स. तो ये जो स्कीम्स हैं ये काफ़ी टेम्पटिंग है फार्मर्स एंड विलेजर्स के लिए. तो इन स्कीम्स के चलते वो अट्रैक्ट होकर तेलंगाना का पार्ट बनना चाह रहे हैं. ऑल्दो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने और बाकी मिनिस्टर्स ने कहा है कि ये फालतू में इस न्यूज़ को हाइप किया जा रहा है. कम से कम 80% लोग हैं इन विलेजेस में से जो कि अभी भी महाराष्ट्र का ही पार्ट बने रहना चाहते हैं. एंड सो आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट जम्मू एंड कश्मीर लोकल पार्टीज़. सो एज़ वी ऑल नो कि आर्टिकल 370 के आने से पहले जम्मू एंड कश्मीर में उनके लोकल रेजिडेंट्स के अलावा कोई और लैंड ऑक्यूपाई नहीं कर सकता. लेकिन आर्टिकल 370 के रिपील होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स आए हैं 2022, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट्स रूल 1960 को रिप्लेस किया है. तो अब इसके अकॉर्डिंग जितना भी उसकी लीज पे जो भी लैंड था वो गवर्नमेंट के अंडर चला जाएगा और गवर्नमेंट उस लैंड को ऑक्शन पे कर देगी. तो जो वहाँ की लोकल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है
उनकी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ऑल्दो वी नो दैट आर्टिकल 370 का एजेंडा ही आउटसोर्सिंग ऑफ लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर के लैंड को आउटसोर्स करना चाहते थे। तो उनका कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि बाहर के लोग ये लैंड ऑक्यूपाई नहीं करें, बट उनके अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी है वो पहले लोकल कश्मीरीज को देनी चाहिए। जो ये लैंड है जो ऑलरेडी कश्मीर में रह रहे हैं पहले उनको मिलना चाहिए, उसके बाद ये बाहर जाना चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ अबाउट द तमिलनाडुज नटराजा आइडल। सो ये ब्रॉन्ज का एक स्टैचू है नटराजा आइडल, जिसको स्टील कर लिया गया था। तो फ्रांस में अभी अभी एक ऑक्शन होने वाला था christie's.com की तरफ से। तो फिर इस स्टैचू पे बिड प्राइस था 2 लाख से लेके 3 लाख यूरोस तक। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1.6 करोड़ से 2.64 करोड़ तक की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी। जब आइडल विंग सीआईडी के ऑफिशियल्स को ये नोटिस मिला तब उन्होंने इस मैटर को देखा और उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया। तब उन्होंने ये डिस्कवर किया कि 1958 में एक इमेज ली गई थी फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी के द्वारा, जिससे ये प्रूव होता है कि ये जो स्टैचू है ये तमिलनाडु की प्रॉपर्टी है और इसे इंडिया से स्टील कर लिया गया था। तो ऑफिशियली ये फ्रांस का नहीं इंडिया का पार्ट है। एंड और उन लोगों के पास इस स्टैचू को ऑक्शन करने का कोई राइट है नहीं। तो फिर उन्होंने ये जो IFP यानी कि फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी से जो भी प्रूफ्स मिले हैं, फ़ोटोज़ मिले हैं, उनको ऑक्शन करने वाली अथॉरिटी के पास भेजा है और ये प्रूफ कर दिया है कि ये आइडल हमारा है, हमारी कंट्री का है। तो उन्होंने ये ऑक्शन रुकवा दी है। एंड ये अर्ज किया है कि अब क्योंकि इसकी ओनरशिप इंडिया की है तो फिर ये स्टैचू वापस से तमिलनाडु में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ओल्ड पेंशन स्कीम। सो हेडिंग इज़ ओल्ड इज़ नॉट गोल्ड। तो इससे हमें पता चल रहा है हेडलाइन से कि ऑथर कहना चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाना कोई अच्छा रास्ता या अच्छी पॉलिसी नहीं है। पहले हम देख लेते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में डिफरेंस क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, जो रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय की सैलरी होती थी उन्हें एज 50% उनकी सैलरी का अमाउंट एज पेंशन मिलता था, प्लस उसमें डियरनेस अलाउंस भी लगता रहता था। तो टाइम के साथ उनकी पेंशन बढ़ती भी रहती थी। डियरनेस अलाउंस मतलब होता है महंगाई भत्ता, मतलब कि जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, वैसे वैसे जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ती है और उस टाइम पे ऐसे ही उनकी पेंशन भी बढ़ती थी। बट फिर इसको रिवाइव किया गया और न्यू पेंशन स्कीम लाई गई। उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को अपनी ही सैलरी का 10% न्यू पेंशन स्कीम फंड में जमा करना पड़ता है। फिर उसमें गवर्नमेंट कुछ ऐड करती है और फिर वो जो सम होगा रिटायरमेंट के टाइम पे उसी सम को एज पेंशन उस एम्प्लॉय को दिया जाता है। 10% उसकी सैलरी की बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस को मिला के उसका 10%, मतलब एक बेसिक सैलरी होती है प्लस उसमें महंगाई भत्ता ऐड करके उसका 10% निकाल के NPS फंड में हर महीने ऐड होता रहता है और फिर वो रिटायरमेंट के बाद मिलना शुरू होता है। तो फिर इससे बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है वो नहीं है, एम्प्लॉय के खुद के ऊपर ही बर्डन है। पिछली बार जो होता था ओल्ड पेंशन स्कीम में जो बर्डन होता था वो गवर्नमेंट के ऊपर होता था। बेसिकली ये जो पेंशन फंड है ये आता कहाँ से है, ये टैक्स रेवेन्यू से आता है। जितना भी स्टेट गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती थी लोगों से उसी को पेंशन फंड में लेके जाती थी। देखा जाए तो डेटा के हिसाब से 25.6% ऑफ स्टेट्स टैक्स रेवेन्यू पेंशन फंड में जाता है। हिमाचल प्रदेश का 80% जाता था और अगर हम टोटल स्टेट का देखा जाए तो 12% टैक्स रेवेन्यू तो हमारे पेंशन स्कीम्स में ही जाता था। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर ये बहुत अच्छी स्कीम नहीं है। इसका अल्टीमेट जो आउटकम है वो ये हो रहा है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को हमारे पास्ट जनरेशन की पेंशन का ब्रेंट उठाना पड़ता है, मतलब जो बर्डन पड़ता है वो फ्यूचर जनरेशन पे पड़ता है। फ़िलहाल जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग टैक्स भरते हैं, फिर वो टैक्स ओवरऑल कंट्री के और स्टेट्स के बेनिफिट्स में और बाकी चीज़ों में यूज़ होना चाहिए, बट उसमें से आधे से ज़्यादा तो वो टैक्स
पेंशन फंड्स में चला जाता था, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड आउटकम एज पर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कंट्री एंड द प्रोग्रेस एंड द जीडीपी ग्रोथ. बट आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में पार्टीज़ इसको एज इलेक्शन एजेंडा ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करने की बात कर रही हैं, क्योंकि इससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट होते हैं एंड पार्टीज़ को वोट देते हैं. बट अगर हम शॉर्टर टर्म में देखें तो फिर इससे भले ही बेनिफिट हो रहा हो, उससे पार्टी जीत सकती है. करंट पार्टी को जीतने के अलावा एज पर स्टेट और कंट्री देखें तो ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करने से किसी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है. उल्टा इससे जीडीपी और कंट्री के वेलफेयर में कमी आएगी और फ्यूचर जनरेशन्स का बर्डन बढ़ेगा. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शंस ऑन द फेडिंग प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन. दिस इज बाय विवेक कज्जू, who is a retired diplomat. So he is discussing about a recent celebration organized by Supreme Court on Constitution Day on 26 November. So we should note that कि Constitution Day हमारा 26 नवंबर को होता है. इसमें हमारे प्रेसिडेंट मिस द्रौपदी मुर्मू ने स्पीच दी है, और स्पीच में उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है, आई वुड कोट इट लाइक इट, हॉलमार्क ऑफ आवर रिपब्लिक दैट द थ्री ऑर्गन्स हैव रिस्पेक्टेड द बाउंड्रीज सेट इन प्लेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. We can say with satisfaction and pride that the three have always attempted to keep the boundaries in mind while doing their best to function in the service of the people. तो इसमें एक तरह से प्रेसिडेंट मुर्मू ने लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को पॉइंट किया है और इनडायरेक्टली कोट किया है कि ये तीनों जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये तीनों इंडिपेंडेंटली काम करें, अपनी अपनी बाउंड्रीज़ में रहें, कोई भी किसी के काम में दखल अंदाजी ना दे. और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस है. बट उसी पे अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीप धनखड़ ने अपनी स्पीच के टाइम पे बोला है, वी आर इंडीड faced with the grim reality of frequent incursions. So according to author, उन्होंने इस लाइन से इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को टॉन्ट किया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करने के डिसीजन पे टॉन्ट मारी है. तो घूम फिर कर ये इशू सुप्रीम कोर्ट वर्सेस एग्जीक्यूटिव बन गया है. उनका कहना है कि जनरली वाइस प्रेसिडेंट ऐसे इश्यूज़ पे अपना रिव्यू नहीं देते हैं. वाइस प्रेसिडेंट फंडामेंटली पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं और वो पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेते हैं. हाँ, जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स की बात आए या वोट कास्ट करने की बात आए और राज्यसभा में बीच का रास्ता आए, तब वाइस प्रेसिडेंट अपनी बात कहते हैं. बट उन्होंने आउट ऑफ द कंटेक्स्ट अपनी बात करी है और एनजेसी के मुद्दे को उठाया है. सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. और प्लस जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनके अकॉर्डिंग नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट रिफ्लेक्शंस ऑन द फेडिंग प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन. सो दिस इज़ अबाउट रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारा 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिस पे हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस द्रौपदी मुर्मू ने स्पीच दी थी. उस स्पीच में उन्होंने कोट किया है, हॉलमार्क ऑफ आवर रिपब्लिक दैट द थ्री ऑर्गन्स हैव रिस्पेक्टेड द बाउंड्रीज सेट इन प्लेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. We can say with satisfaction and pride that the three have always attempted to keep the boundaries in mind while doing their best to function in the service of the people. So इस इन लाइन से मिस मुर्मू ने इनडायरेक्टली ये कहा है कि तीन ऑर्गन्स मतलब लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, तीनों ऑर्गन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एंड कंट्री के फंक्शनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों को अपनी बाउंड्रीज और लिमिट्स में रह के काम करना चाहिए और एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. उन्होंने कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं किया है बट एक जनरल स्टेटमेंट दी है. वहीं पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जगदीप धनखड़ ने
भी इसी मुद्दे को उठाया है, पर उन्होंने इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल रिव्यू दिया है। उन्होंने कहा है, वी आर इंडीड फेस्ड विद दिस ग्रिम रियलिटी ऑफ फ्रीक्वेंट इनकर्शंस। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर, इस लाइन को कहकर उन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को टॉन्ट किया है इस लाइन से। वो जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेसी की स्ट्राइक डाउन का मैटर है, जिसमें 1999 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था, उन्होंने इस मुद्दे को फिर से टॉन्ट कर दिया है और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम किया है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और इंटरफेयर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट फंडामेंटली पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं और पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेते हैं। ऑल्दो कभी भी वोट कास्टिंग की बात आए और इक्वल वोट्स हो रहे हो, तब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं राज्यसभा में। बट आउटसाइड ऑफ द बॉक्स जाके एक पब्लिक ओपिनियन मिस्टर ढंकार ने दिया है और डायरेक्टली एनजेएसी को और सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम किया है। सो दैट इज़ एन इशू नाउअडेज। सो उनका कहना है कि बेसिकली वो ये नहीं कह रहे हैं कि एनजेएसी को रिवाइव किया जाए, बट एक नया अपॉइंटमेंट सिस्टम आना चाहिए। एंड हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू ने क्लैरिफाई किया है कि गवर्नमेंट प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम के क्रिटिकल है, तो उस कॉलेजियम सिस्टम में या एक नया अपॉइंटमेंट सिस्टम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एनजेएसी ही वापस से रिवाइव हो, बट जब तक कि एक नया अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं आता है, तब तक ये जो इशू है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में, ये ठंडा नहीं होने वाला है। ये मैटर तब तक चलेगा जब तक उनके अपॉइंटमेंट सिस्टम में कोई रिफॉर्म्स नहीं आते हैं। ऑल्दो ये सबजुडिस मैटर है, इस पर बोलना इलीगल रहेगा। सबजुडिस वर्ड का मतलब होता है कि वो मैटर्स जो कि कोर्ट में चल रहे होते हैं, जिन पे कार्रवाई चल रही होती है, जिस पे कोई किसी भी पार्टी को अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू या रिव्यू देने का हक नहीं होता है। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 में पास हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें बस कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं और हमारे कुछ फॉर्म्स भरने होते हैं। तो कुछ स्टेट्स में ये इन्फॉर्मेशन लेना बहुत इजी होता है, कुछ स्टेट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इनिशियली जब ऑफिशियल्स ने काम किया था, तब इस आरटीआई एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो फास्ट था, बट बाय द टाइम अब वो इम्प्लीमेंटेशन कम हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट्स और रिफॉर्म्स ला रही है, जिसकी वजह से अब ये एक्ट सप्रेस होता जा रहा है और इसकी एफिकेसी इतनी नज़र नहीं आ रही है। So let us move forward. It is about Kerala's university laws. So अभी केरला गवर्नमेंट ने 2 अमेंडमेंट लेके आए हैं अपने उस लेजिस्लेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने गवर्नर को एज चांसलर रिमूव कर दिया है। सेकेंडली उन्होंने चांसलर की जो टर्म है वो 5 इयर्स तक ही लिमिट कर दी है। तो गवर्नर और केरला गवर्नमेंट के बीच में बहुत टाइम से इश्यूज चल रहे थे। ये 2019 में इशू स्टार्ट हुए थे, जब गवर्नर ने कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर गोपीनाथ रविंद्रन को ब्लेम किया था कि वो उनकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है, बट गवर्नमेंट ने उनकी नहीं सुनी थी। फिर 2019 में गवर्नर ने लोकायुक्ति बिल को डिनाई कर दिया था, यूनिवर्सिटी लॉज को पास किया था, और तभी से गवर्नर और गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अप्रूव नहीं कर रहे हैं एंड लेजिस्लेचर एंड चीफ मिनिस्टर गवर्नर को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तब अब रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी ने जॉइंटली गवर्नर को रिमूव कर दिया है और उनके अकॉर्डिंग एमिनेंट एकेडमिशियंस को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से एमिनेंट एकेडमिशियंस को एज वाइस चांसलर्स अपॉइंट किया जाएगा इन यूनिवर्सिटीज़ का। ऑल्दो अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी दोनों ने मिलकर गवर्नर को हटाया है, बट स्टिल अपोजिशन पार्टी को ये डर है कि रूलिंग पार्टी ये सारे वाइस चांसलर्स अपने अकॉर्डिंग
वहाँ पर अपॉइंट कर देंगे और सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग चलने लगेगी। रूलिंग पार्टी अपना सत्ता चलाना चाहती है, तो ऑपोजिशन पार्टी को ये डर है। सो नेक्स्ट इज़ अगेन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी। हमारे लॉ मिनिस्टर मिस्टर रिजिजू ने कहा है कि दिसंबर 9 को दिसंबर 9 के डेटा के अकॉर्डिंग 777 जजेस करेंटली वर्क कर रहे हैं हाई कोर्ट्स में, जबकि 1108 लोगों की जगह सैंक्शनड है। तो इसका मतलब है कि 30% यानी कि 331 वैकेंसीज़ है जिनको फिल नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है, बट गवर्नमेंट ने 165 जजेस को अप्रूवल दिया है और सिर्फ 20 नेम्स रिटर्न किए हैं, तो गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहिए। 165 जजेस अपॉइंट हुए हैं जो कि एक कैलेंडर ईयर का हाईएस्ट नंबर है। मिस्टर रिजिजू ने ऐसा कहा है कि अभी कोर्ट में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है और हम ये इस पेंडेंसी को हटाना चाहते हैं और हम नया अपॉइंटमेंट सिस्टम लाना चाहते हैं जिससे जल्दी से अपॉइंटमेंट्स हो, ये पेंडेंसी और ये इनएफिशिएंसी ख़त्म हो। और मिस्टर रिजिजू ने ये भी कहा है कि अभी सेंटर कोई नेम्स दे ही नहीं सकती है अपनी तरफ से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू करेंट रूल्स सेंटर सिर्फ नाम जो कॉलेजियम नाम रिकमेंड करता है उन पे काम कर सकती है, पर अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दे सकती है। तो जब तक नया अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं आएगा तब तक ये इशू ऐसे ही बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की अच्छी फंक्शनिंग के लिए नया अपॉइंटमेंट सिस्टम आना चाहिए। दिस वाज अकॉर्डिंग टू मिस्टर रिजिजू। नेक्स्ट इज़ अबाउट द पब्लिक सर्वेंट्स। सो दिस इज़ about the corruption and the bribery cases against public servants. So recent जो सुप्रीम कोर्ट जज की तरफ से फैसला सुनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो सर्कमस्टेंशियल प्रूफ्स होते हैं उनके बेसिस पर भी ट्रायल किया जाएगा और कोर्ट के अपने डिस्क्रिशन पे पब्लिक सर्वेंट्स को सज़ा दी जाएगी। सर्कमस्टेंशियल प्रूफ्स मतलब कभी कभी ऐसा होता है किसी सिचुएशन के हमारे पास एक्चुअल डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी ब्राइबरी की डायरेक्ट वीडियो या ऑन दैट मोमेंट कोई हमारे पास आई विटनेस नहीं है, बट दैट डजेंट मीन कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर केस बन सकते हैं, किसी की कंप्लेन पर केस बन सकते हैं और वो ट्रायल कोर्ट में होंगे और कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से मतलब अपने दिमाग से और जैसी कार्रवाई होगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन सुनाएगी। एंड इसमें 2 टाइप के केसेस बनते हैं। एक केस बनता है हमारा ऑब्टेनमेंट का, एक बनता है एक्सेप्टेंस का। तो ऑब्टेनमेंट के केस में ये है कि अगर पब्लिक सर्वेंट ने खुद से ब्राइब की डिमांड करी है और फिर उसे एक्सेप्ट करी है तब ये ऑफेंस अंडर आर्टिकल 13(1)(d)(1) के अंडर आएगा एंड 2 के अंडर आएगा। बट अगर उसने कोई ब्राइब मांगी नहीं है बट दूसरी पार्टी से पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब दी गई है और उन्होंने बस उसे एक्सेप्ट किया है तब वो अंडर आर्टिकल 7 आएगा। एंड देन जस्टिस BV नागारत्ना ने बोला है कि वी होप prosecution make sincere efforts to ensure that corrupt public servants are brought to book and convicted. prosecution एज इन कि जो उनके अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर केस बनाए और अच्छे एविडेंसेस लेकर आए और जो लोग करप्ट हैं उनको पकड़े। नेक्स्ट इज़ अबाउट कर्बिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया नीड्स एफर्ट्स अक्रॉस साउथ एशिया। तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये है कि सिर्फ इंडिया में या सिर्फ हमारे स्टेट्स में रूल्स बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एयर शेड्स हैं, एयर शेड्स मतलब वो एरियाज़ जिसमें केमिकल्स का या पॉल्यूटेंट्स का विंड के साथ बह कर दूसरी जगह जाने के चांसेस होते हैं, तब हमें सबको साथ मिलकर पूरे साउथ एशिया को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि सपोज़ ये कोई रीजन है और इसके पास में ये रीजन है और यहाँ पे विंड फ्लो होती है, तो फिर विंड के फ्लो के साथ वो पॉल्यूटेंट्स केमिकल्स सब एक रीजन से दूसरे रीजन चले जाते हैं। तो ऑल्दो या एक पर्टिकुलर रीजन में कोई पॉल्यूटेंट्स डेवलप नहीं हो रहे हैं बट वो फ्लो होके दूसरी जगह से आ सकते हैं, तो फिर जितनी भी साउथ एशियन रीजन्स है उनको जॉइंटली मेजर्स लाने चाहिए पॉल्यूशन को हटाने के लिए। अभी इंडिया में 6 लार्ज एयर शेड्स हैं
तो ये जो 6 मेजर एयरशेड्स हैं उनकी बात करते हैं। वेस्ट या सेंट्रल इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात करें तो फिर वो है हमारे पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ पार्ट्स, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। फिर सेंट्रल या ईस्टर्न आईजीपी की बात करें तो बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बांग्लादेश। मिडल इंडिया की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न गुजरात, वेस्टर्न महाराष्ट्र, नदर्न सेंट्रल इंडस रिवर प्लेन, पाकिस्तान पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड सदर्न इंडस प्लेन एंड फर्दर वेस्ट, साउथ पाकिस्तान, वेस्टर्न अफगानिस्तान एक्सटेंडेड इनटू ईस्टर्न ईरान। सो ये पूरा का पूरा रीजन हमारे 6 मेजर एयरशेड्स बनाता है। इन सबको साथ मिलकर कुछ मेजर्स लाने की ज़रूरत है, तभी हमारा पॉल्यूशन कंटेंट कम हो पाएगा। थोड़े बहुत डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 30% एयर पॉल्यूटेंट इंडियन पंजाब में पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पंजाब से आते हैं 30%। और देखा एंड 30% ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स लार्ज सिटीज़ ऑफ बांग्लादेश में इंडिया से जाते हैं, मतलब ओरिजिनेट इंडिया में आते हैं बट ट्रैवल करके बांग्लादेश चले जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एक कंट्री के पॉल्यूटेंट दूसरी कंट्री को इफेक्ट कर रहे हैं। तो सब लोग को साथ मिलकर एक स्कीम लानी पड़ेगी, तभी हम इन पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर पाएंगे और एयर पॉल्यूशन कम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ द सेंसेक्स न्यूज़। इसके अकॉर्डिंग फिर से रिसेशन के चांसेस है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और इंडिया अभी भी वीकेस्ट करेंसीज में से एक है। डॉलर के अगेंस्ट इंडिया 27 पैसे से गिर गया है और 1.3% का फॉल आ गया है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। Thank you and have a nice day. And if you want any specific video on any specific topic, please write that in the comment section.